प्रिय विद्यार्थियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थानी इतिहास की जानकारी के साहित्यिक स्रोतों के बारे में। राजस्थानी इतिहास को जानने के लिए जो साहित्यिक साधन हैं उन्हें हम 3 भागों में बांट सकते हैं। संस्कृत साहित्य, दूसरा राजस्थानी भाषा का साहित्य और तीसरा फारसी भाषा का साहित्य। संस्कृत साहित्य की यदि हम बात करें राजस्थानी इतिहास की जानकारी के लिए, तो संस्कृत भाषा में रचे गए ग्रंथों से हमें महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। जो संस्कृत भाषा के जो ग्रंथ हैं जिनसे हमें राजस्थान के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, इनमें जयानक रचित पृथ्वीराज विजय, इससे हमें चौहान शासकों द्वारा अजमेर के साम्राज्य विस्तार, पृथ्वीराज तृतीय की विजयों, इनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। इसी तरह कुंभा द्वारा रचित नृत्य रत्न कोश से हमें भारतीय नृत्य और नृत्य कक्षों के बारे में जानकारी मिलती है। कुंभा के शिल्पी मंडन द्वारा रचित राजवल्लभ नामक ग्रंथ से नगर निर्माण के विषय में जो है जानकारी मिलती है। नगर निर्माण की विविध शैलियों के बारे में हमें पता चलता है। इसी तरह एकलिंग महात्म्य जो ग्रंथ है, उससे हमें मेवाड़ के शासकों की वंशावली का ज्ञान होता है। इस ग्रंथ से पता चलता है कि मध्यकाल के प्रारंभ में मेवाड़ को मेदपाट और हाड़ौती को हाड़ावती कहा जाता था। 15वीं शताब्दी में रचित जो संस्कृत भाषा का ग्रंथ है भट्टी काव्य, इससे हमें उस समय के जैसलमेर राज्य के विस्तार तथा उसके शासकों की उपलब्धियों के बारे में पता चलता है। बीकानेरीज कल्याण के आदेश से सदाशिव द्वारा रचित राज विनोद से हमें बीकानेर वासियों के रहन सहन, रीति रिवाज और आमोद प्रमोद के बारे में जानकारी मिलती है। बीकानेर के मंत्री करमचंद द्वारा रचित वंशोत कीर्तन काव्यम से बीकानेर राज्य के विस्तार, दान पुण्य संबंधी संस्थाओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसी तरह रघुनाथ द्वारा रचित जगत सिंह काव्य से हमें जगत सिंह प्रथम की उपलब्धियों के बारे में जानकारी मिलती है। राज प्रशस्ति के लेखक रणछोड़ भट्ट द्वारा रचित अमर काव्य वंशावली से हमें बप्पा से लेकर के जो है राणा राज सिंह तक मेवाड़ का इतिहास पता चलता है। सदाशिव द्वारा रचित रत्नाकर से भी महाराणा राज सिंह तक मेवाड़ के राजनीतिक इतिहास की जानकारी मिलती है। महाराणा राज सिंह की सांस्कृतिक उपलब्धियों की जानकारी के लिए ये जो ग्रंथ है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी तरह जोधपुर नरेश अजीत सिंह के दरबारी कवि जगजीवन भट्ट द्वारा रचित अजीतोदय मारवाड़ के इतिहास की जानकारी के लिए महत्वपूर्ण ग्रंथ है। नयचंद्र सूरी रचित हम्मीर महाकाव्य एक उच्च कोटि का राष्ट्र काव्य है। इससे हमें चौहान शासकों की वंशावली, समय समय पर किए गए मुस्लिम आक्रमणों का प्रतिरोध आदि की जानकारी मिलती है। हम बात करेंगे राजस्थानी भाषा का जो साहित्य है उसके बारे में। राजस्थानी भाषा में रचित साहित्य से भी राजस्थान के इतिहास की जानकारी मिलती है। इससे हमें जो राजस्थानी साहित्य है इसमें रासो साहित्य, ख्यात साहित्य का स्थान महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त वंशावलियाँ, पीड़ियावली, हकीकत, पट्टावली, वात, वचनिका आदि से भी हमें राजस्थानी इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। राजस्थानी भाषा के जो है अनेक ऐतिहासिक ग्रंथ भी हैं, इनसे हमें ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त होती है। रासो साहित्य में जो है चंद्रबरदाई कृत पृथ्वीराज रासो, बीसल देव रासो, क्यामखा रासो, हमीर रासो आदि का स्थान महत्वपूर्ण है। रासो साहित्य से हमें तत्कालीन राजपूत राज्यों की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक स्थिति की जानकारी मिलती है। ख्यात साहित्य के अंतर्गत मुहनोत नैणसी की ख्यात, बांकीदास की ख्यात, दयालदास की ख्यात, मुंडियारी ख्यात और जोधपुर की ख्यात महत्वपूर्ण है। नैणसी की ख्यात में हमें जोधपुर के अतिरिक्त राजस्थान के सभी पड़ोसी राज्यों के अतिरिक्त सिंध, गुजरात, मध्य भारत आदि का भी विस्तृत विवरण प्राप्त होता है। नैणसी की ख्यात में छोटे छोटे प्रसंगों को अलग अलग नामों से लिखा गया है, जैसे हवालो, हकीकत, पीड़ियावली, वात इत्यादि। मुंशी देवी प्रसाद ने नैणसी की गणना जो है तुलना जो है अबुल फजल से की है। राजस्थान का अबुल फजल बताया है। नैणसी की दूसरी रचना जो है वो है मारवाड़ परगनारी विगत। राजस्थानी भाषा के अन्य ऐतिहासिक ग्रंथों में अचलदास खींची की वचनिका, दलपत विलास,
चारण जग्गा की राव रतन महेश दासोत्री वचनिका, वीरमदेव सोनग्रारी वाद, पद्मनाभ का कानड़ देव प्रबंध, मलिक मोहम्मद जायसी रचित पद्मावत, कर्णिदान द्वारा रचित सूरज प्रकाश, कवि हेम द्वारा रचित गुणभाष, कवि रत्नोच्चारण वीरभाण द्वारा रचित राज रूपक, कवि केशव द्वारा रचित गुण रूपक और जोधराज का हमीर रासो तथा दलपत कृत खुमान रासो राजस्थानी भाषा के महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। इनसे हमें राजस्थानी इतिहास और संस्कृति के विषय में पर्याप्त जानकारी प्राप्त होती है। हम बात करेंगे फारसी भाषा के ग्रंथों की। फारसी भाषा के ग्रंथों से भी हमें राजस्थानी इतिहास की जानकारी मिलती है। राजपूत सुल्तानों का दिल्ली के सुल्तानों तथा सम्राटों से जो संघर्ष हुआ, प्रतिरोध किया और मैत्रीपूर्ण संबंध जो स्थापित हुए और जो राजस्थानी शासकों ने उनकी अधीनता स्वीकार की, इसके विषय में हमें फारसी ग्रंथों से पर्याप्त जानकारी प्राप्त होती है। फारसी भाषा में भी राजस्थान के इतिहास की पर्याप्त जानकारी है। राजस्थान के इतिहास का निर्माण करने में फारसी ग्रंथों से महत्वपूर्ण सहायता मिलती है। इन ग्रंथों की सहायता से राजस्थानी इतिहास के तिथि क्रम को ठीक करने तथा युद्धों का सही विवरण प्राप्त करने में सहायता मिलती है। हम बात करेंगे फारसी भाषा के प्रमुख ग्रंथों की, जिनसे हमें राजस्थानी इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। पहला ग्रंथ है ताजुल मासिर, जो हसन निजामी ने लिखा था। इससे हमें अजमेर नगर की समृद्धि व मुस्लिम आक्रमणों से इसकी बर्बादी का पता चलता है। दूसरा ग्रंथ है तबकाते नासरी, ये मिनाज उस सिराज ने लिखा था। इससे हमें जालोर व नागौर पर मुस्लिम शासन की जानकारी मिलती है। तीसरा है खजाइनुल फतूह, ये अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया था। इससे हमें चित्तौड़ व रणथंबोर पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमणों की जानकारी मिलती है। चौथा ग्रंथ है तारीख फिरोज शाही, जो जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा था। इससे हमें रणथंबोर पर मुस्लिम आक्रमणों की जानकारी मिलती है। इसके बाद तारीख फिरोज शाही ग्रंथ है, जो यहिया बिन अहमद सरहिंदी ने लिखा था। इससे हमें मेवात क्षेत्र में मुस्लिम आक्रमण, जो कि मुबारक शाह खिलजी के काल में हुआ था, उनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अगला जो ग्रंथ है फारसी भाषा का, वो है तुजुक बाबरी। इसे बाबरनामा भी कहा जाता है। बाबर ने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी थी। इससे बाबर बताता है तुजुक बाबरी में कि राणा सांगा ने उसे भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था, जबकि ये सही नहीं है। खानवा युद्ध के बारे में भी इस ग्रंथ से हमें पर्याप्त जानकारी प्राप्त होती है। अगला ग्रंथ है फारसी भाषा का, वो है हुमायूं नामा, जो गुलबदन बेगम ने लिखा था। इससे हमें हुमायूं के मेवाड़ व मारवाड़ के शासकों के साथ संबंधों की जानकारी मिलती है। अगला ग्रंथ है वो है तज किरातुल वाकियात, जो जौहर आफ्ताब बच्ची ने लिखा था। ये हुमायूं की जीवनी है। इससे मारवाड़, बीकानेर और जैसलमेर जाने के मरु क्षेत्र की जो कठिनाइयां हैं उनके विषय में तथा हुमायूं द्वारा मालदेव से मिलने जाने के लिए अपनाए गए जो मार्ग हैं उनके विषय में जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद अकबरनामा आता है, जो अबुल फजल ने लिखा था। इससे अकबर द्वारा राजपूत राजकुमारियों के साथ विवाह, अजमेर में अकबर द्वारा करवाए गए निर्माण कार्यों तथा राजस्थान की प्रमुख फसलों मेवाड़, कोटा, मेवात, भरतपुर व जयपुर के आसपास के क्षेत्रों की जो भौगोलिक स्थिति है उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। अबुल फजल का जो दूसरा ग्रंथ है आईन अकबरी, इससे भी हमें मेवाड़ क्षेत्र की शासन व्यवस्था, जो उस समय अकबर का अधिकृत क्षेत्र था, उसकी शासन व्यवस्था, अजमेर की जलवायु, जनसंख्या तथा राजस्थानी वेशभूषा, राजस्थानी पर्व और त्योहारों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद में मुंतखब तवारीख, जो अब्दुल कादिर बदायूं ने लिखा था। इससे भी हमें राजस्थानी इतिहास की जानकारी मिलती है। इससे हमें अलवर, जयपुर, चित्तौड़ के आसपास के क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति और यहाँ पड़ने वाली भयंकर गर्मी तथा हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है। इसी तरह जो है तारीख शेर शाही, जो अब्बास खां शेरवानी ने लिखी थी। इससे हमें मालदेव है जो है जोधपुर के मोटा राजा उदय सिंह के विरुद्ध शेरशाह की गतिविधियों और गिरी सुमेल युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है। इसी के साथ ही तुजुके जहांगीरी, बादशाहनामा, शाहजहांनामा, इकबालनामा आदि से भी हमें राजस्थानी इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होती हैं।